नमस्कार, बड़ी खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आशीष पराशर। यूपीए में प्रणब मुखर्जी के राष्ट्रपति पद के लिए चले जाने के बाद में यूपीए में अब जो असली लड़ाई शुरू हुई है वो हुई है नंबर 2 की लड़ाई कि आखिर कौन है यूपीए में नंबर 2। और इसी को लेकर आज दिन भर का जो घटनाक्रम रहा वो यूपीए के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहा। सुबह से एनसीपी की तरफ से यूपीए को आंखें दिखाई गई क्योंकि नंबर 1 की नंबर 2 की कुर्सी के लिए आखिर यूपीए में जो ये जंग है ये अब शुरू हो गई है। आज इसी पर चर्चा करेंगे हम हमारी इस खास पेशकश में। तो इस पर आज हम चर्चा करेंगे और हमारे साथ यहां पर मौजूद रहेंगे हमारे न्यूज हेड प्रताप राव जी। प्रताप जी, क्या लगता है आज जो दिन भर हुआ, सुबह खबर आ रही थी कि एनसीपी की तरफ से इस्तीफा दे दिया गया है, शरद पवार ने दिया है और प्रफुल्ल पटेल ने इस्तीफा दे दिया है मंत्रिमंडल से। कुल मिलाकर आशीष लगातार इस मुद्दे पर अपडेट हो रहा है और ऐसा हो रहा है जैसे कोई बड़ा एक्सीडेंट होता है तो उसके बाद लगातार जो घटनाक्रम तेजी से घूमता है वैसे ही घूम रहा है। अभी लेटेस्ट खबर तो ये है कि कुल मिलाकर पवार और जो उनके सिपहसालार पटेल हैं वो दोनों मुंबई की ओर कूच करेंगे और सोमवार तक वो दिल्ली आने वाले नहीं हैं। यानी कि सोमवार तक वो अपने मंत्रालय में जाने वाले नहीं है, काम करने वाले नहीं है। और सोमवार को उन्होंने अपनी पार्टी की मीटिंग बुलाई और कहा है कि उसमें हम तय करेंगे कि कांग्रेस हमारे साथ जो व्यवहार कर रही है उस पर निर्णय लिया जाए। कुल मिलाकर आज सुबह सोनिया गांधी के साथ भी बात हुई थी, उसके बाद प्रधानमंत्री ने भी अपना स्टेटमेंट दिया और सारे ये हालात एक के बाद एक घटनाक्रम होता जा रहा है। बड़ी बात इसमें ये है, बड़ी बात ये है कि संकट मोचक गया तो संकट शुरू हो गया। सबसे बड़ी बात, जिस बात की आशंका हम पहले ही कर रहे थे कि एक ही तो सहा मोचक, वही चला गया, तो अब ये संकट कौन संभालेगा? प्रणब मुखर्जी अगर रहते तो संकट मोचक थे, उनके निकलते ही संकट शुरू हो गया। बिल्कुल, सबसे बड़ी बात तो उस कुर्सी के लिए हो गया जिसपे वो बैठते थे। सबसे बड़ा संकट तो वही शुरू हो गया, वो कुर्सी खाली हुई, अब 2 लोग आ गए कि कौन बैठेगा। सबसे बड़ी बात यह है कि जहाँ तक पवार की वरिष्ठता का सवाल है, निश्चित तौर पे अभी जो मनमोहन सिंह के मंत्रिमंडल में वरिष्ठता के क्रम में तो वो मनमोहन सिंह से भी आगे हैं। 1967 में ही विधायक बन गए थे वो और 4 बार किसी बड़े महाराष्ट्र जैसे बड़े राज्य के मुख्यमंत्री रहे और इतना एक्सपीरियंस, इतना लंबा एक्सपीरियंस, खुद की पार्टी चलाते हैं, देश भर में फैलाते हैं, देश भर में चुनाव लड़ते हैं और ताकतवर नेता भी है और मराठा नेता भी है। कुल मिलाकर उनकी ताकत का मुकाबला और किसी से किया भी नहीं जा सकता। और ऐसे में अगर मान लो एंथोनी को किसी को बैठाया जाता है तो निश्चित तौर पे साफ तौर पे जाहिर होता है कि उनके कद को कम आंका जा रहा है और ये मराठा जो स्वाभिमान है वो एक बार फिर जग गया है। और मराठा स्वाभिमान जब जगता है तो निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं गुल खिलाता है। ऐसा पवार पहले भी कई गुल खिला चुके हैं। प्रताप जी, एक बड़ा सवाल यह है कि कांग्रेस जिस तरह से आज सुबह से उनकी मान मनोबल में लगी हुई है, कुल मिलाकर 9 सांसद उनके लोकसभा में, 7 राज्यसभा में, अगर वो नाराज भी होते हैं तो क्या यूपीए के गणित में इसमें कुछ फर्क पड़ेगा? देखो आशीष, कुल मिलाकर फिलहाल तो कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन आने वाले जो चुनाव हैं उसके तो गणित ही सारे गड़बड़ा जाएंगे। कुल मिलाकर आने वाले 2014 के चुनाव की यदि तैयारी करनी है तो महाराष्ट्र में कांग्रेस को बिना एनसीपी के पार पाना बहुत कठिन है और महाराष्ट्र से कांग्रेस के बड़ी संख्या में सांसद आते हैं। यदि महाराष्ट्र को वो खोती है तो निश्चित तौर पे उसको बड़ा घाटा होगा, बड़ा नुकसान होगा। इसलिए शरद पवार की संख्या को केवल 9 की संख्या को आंक कर नहीं माना जा सकता। दूसरा, इस बात को भी नहीं सोचा जाता कि ये सरकार तो चल जाएगी, लेकिन आगे क्या होगा? क्योंकि एक आगे की एक गणित कहीं ना कहीं बहुत बैकग्राउंड में पक और रही है कि राज और उद्धव आजकल पास आ रहे हैं, तो ये चिंता का विषय भी कांग्रेस का बन सकता है। हाँ, बार बार कांग्रेस के जो नेता हैं महाराष्ट्र के, उनके दिमाग में बार बार वो डायलॉग याद आता है, तेरा क्या होगा कालिया। तो इसलिए बार बार दिमाग में आती है कि भाई शरद पवार इधर उधर कूद गए और रूट कर चले गए। अगर बाल ठाकरे से हाथ मिला लिया तो मराठा स्वाभिमान जगा दिया तो निश्चित तौर पे महाराष्ट्र में कांग्रेस, जो कि एक बड़ा राज्य है जहां कांग्रेस बहुत मजबूत अपने आप को मानती है, वापस लौटने की भी संभावना और आशा रखती है। तो ऐसी जगह कांग्रेस को बड़ा झटका लगेगा। एक बड़ी चीज है प्रताप जी, यूपीए में कुल मिलाकर अगर लड़ाई होती है तो नंबर 2 की होती है, नंबर 1 की लड़ाई वहां है ही नहीं, क्योंकि ये तय है कि आला कमान जिसे चाहेगा वो नंबर 1 पे होगा। क्या ये लड़ाई आपको लगता है कि 2 के बाद 3, 4, 5 तक भी पहुंच जाएगी? देखो, ये नंबर 2 की लड़ाई जो है, ये तो अभी तो नंबर 2 की लड़ाई हो रही है। शायद हो सकता है कि ये लड़ाई किसी भी तरह से सुलटा ली जाए तो आगे पता चलेगा कि और किसी बात को लेके, पानी पीने को लेके लड़ाई हो गई है। क्योंकि कुल मिलाकर संकट का दौर अब यूपी के लिए शुरू हो गया है। सबसे बड़ी जो सबसे
बढ़िया जो स्वर्ण काल यूपी के लिए था, जो तमाम लंबे समय के बाद, वो था राष्ट्रपति का चुनाव। उस राष्ट्रपति के चुनाव के भोज में जिस तरह से सारी की सारी जेंट्री उपस्थित थी, जो सोनिया का दरबार बहुत अच्छा लग गया था, सारे के सारे लोग आ गए थे, तो यूपीए के लिए सबसे बड़ी जो खुशी की बात थी वो थी। लेकिन उसके बाद अब संकटों का दौर शुरू हो गया और पवार से शुरू हो गया है। ममता बनर्जी कब नाराज होंगी और बाकी लोग कब सुधरेंगे पता नहीं लगता। प्रताप जी, एक सवाल और, क्योंकि अब बड़ी चीज है कि प्रणब मुखर्जी जो है वो कोई भूमिका नहीं निभा पाएंगे ऐसे संकटों के दौर में कांग्रेस के लिए या यूपीए के लिए। ऐसे दौर में अब वो भूमिका निभाने के लिए क्या लगता है कौन होगा? क्योंकि मनमोहन सिंह जब जब संकट में आए हैं, प्रणब मुखर्जी ने ऐसी भूमिका निभाई है। ये सवाल उस समय भी था कांग्रेस के सामने कि प्रणब मुखर्जी की जगह कौन लेगा, और निश्चित तौर पे ये केवल सरकार के बीच में ही नहीं, कांग्रेस में भी बड़ा सवाल है कि आखिर में प्रणब मुखर्जी की जगह कौन लेगा, उनके जैसे स्टेचर वाला नेता कौन है, उनकी बात उनकी तरह जो सब लोग बात मान ले ऐसा नेता कौन है। तो कांग्रेस में सिफर है इस समय। कांग्रेस पे इस समय ये मुझे लगता है कि ये राजनीतिक शून्यता इस समय कांग्रेस में है। चर्चा जारी रखेंगे, फिलहाल आगे बढ़ने से पहले लेते हैं एक ब्रेक। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। ब्रेक से पहले हम चर्चा कर रहे थे प्रताप जी के साथ। प्रताप जी, आप क्या लगता है 2, 3, 4 की बात जो हम कर रहे थे इतनी देर से, कि अब लड़ाई असली अगली लड़ाई जो होगी वो 2, 3, 4 की कांग्रेस में होगी? 2, 3, 4 की कांग्रेस में होगी, उससे पहले तमाम और मुद्दे आएंगे। देखो आशीष, सबसे बड़ी बात है कि शरद पवार को तो फिर भी संभालना एक संभव सा है, क्योंकि शरद पवार काफ़ी गहराई वाले नेता हैं, बड़े लंबी राजनीतिक पारी खेल के आए हुए हैं। दूसरा, उनको भी कहीं ना कहीं लगता है कि महाराष्ट्र में यदि उनको भी एक स्तर पे आना है तो कांग्रेस की कहीं ना कहीं जरूरत पड़ेगी, ऐसी उनकी भी मजबूरी है। लेकिन जब बाकी उनके साथ जो जुड़े हुए लोग हैं, पश्चिम बंगाल का मामला आएगा, मुलायम सिंह का मामला आएगा, मायावती का मामला आएगा, या तमाम और दूसरे नेताओं का मामला आएगा, तो कांग्रेस क्या करेगी, कौन संभालेगा, कौन होगा खेवनहार, कौन होगा संकट मोचक। अब कांग्रेस में इस बात की खोज शुरू हो गई है कि आखिर में प्रणब मुखर्जी जैसा संकट मोचक कौन हो, लेकिन लगता नहीं है अभी जो जेंट्री है जो कांग्रेस के पास। और यही सबसे बड़ा संकट है कांग्रेस का कि कोई संकट मोचक बचा नहीं है, कांग्रेस में बचा नहीं है। अब सुनते हैं प्रफुल्ल पटेल ने कल रात को क्या कहा था। प्रफुल्ल पटेल जब कल रात को उन्होंने बाइट दी थी तो उनके तेवर क्या थे? कॉल को लेकर सर अभी भी नाराजगी है पवार साहब की? ऐसी कोई बात ऐसी नहीं है, और जो भी कुछ होगा आगे बताएंगे। बाकी कोई ऐसी बात नहीं है जिसमें पवार साहब नाराज है। भाई मैं कह रहा हूँ ना, कोई ऐसी बात नहीं है कि जिसको अभी आगे आप लोग इतना उत्साह के साथ यहाँ पर खड़े रहकर कवर करने की कोशिश करें। आप जाइए, आराम से रिलैक्स करिए। तो देखा आपने क्या कह रहे थे प्रफुल्ल पटेल। नाराजगी की बात जो थी शरद पवार की, वो कहीं ना कहीं टाल गए हैं। प्रताप जी, शरद पवार, आखिर सबसे बड़ा सवाल ये है, शरद पवार नाराज क्यों है? नाराज क्या इसलिए है नंबर 2 की कुर्सी के लिए, या और भी कोई पर्दे के पीछे बातें? नहीं देखो आशीष, हम सब जानते हैं कि ये बात अगर मान लो अभी 2014 को अभी 2-3 साल होते तो शायद ये नाराजगी नहीं होती। आने वाले समय के साथ जैसे जैसे चुनाव के नज़दीक जाएंगे तो सभी जितने भी राजनीतिक दल हैं, जो भी गठबंधन है, उसमें नए नए समीकरण बनेंगे। सब दल अपनी अपनी भूमिका को तलाशेंगे आने वाले चुनावों के लिए, नए गठबंधन के बारे में सोचेंगे, नए साथियों को ढूंढेंगे, नए जोड़ तोड़ करेंगे। कुल मिलाकर सबकी एक ही ख्वाहिश होगी कि आने वाले चुनाव के बाद उनकी हैसियत संसद में बढ़ी हुई दिखाई दे, मजबूत दिखाई दें। कुल मिलाकर 9 सांसद वाले सोचेंगे कि 18 सांसद हमारे हों, जिससे हमारी जो मंत्रियों की संख्या भी ज़्यादा और हमारी पूछ भी ज़्यादा, और नंबर 2 के लिए इस तरह से नहीं झगड़ना पड़े जैसा अभी झगड़ना पड़ रहा है। तो कुल मिलाकर आने वाले समय में शरद पवार का केवल दाव इतना सा नहीं है कि मेरे को नंबर 2 की कुर्सी मिल जाए मंत्रिमंडल में। कुल मिलाकर विधानसभा और लोकसभा के चुनावों में, जो कि महाराष्ट्र में भी 2014 से पहले चुनाव हो जाएंगे, तो कुल मिलाकर दोनों ही उसमें एनसीपी एक मजबूती के तौर पे कांग्रेस पे दबाव बनाने की शुरुआत कर चुकी है, और ये दबाव बनाती जाएगी। और दबाव हो सकता है कि कांग्रेस ने अगर नहीं झेला तो हो सकता है कि जो बाल ठाकरे हैं वो भी दोस्त बन सकते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं प्रताप जी। आखिर कांग्रेस का जितने भी ये दबाव जो कांग्रेस के पास आ रहे हैं, कांग्रेस को झेलने पड़ेंगे, और साथ ही अब कांग्रेस को अपना संकट मोचक भी ढूंढना पड़ेगा। आज प्रफुल्ल पटेल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रफुल्ल पटेल ने क्या कहा वो भी आपको सुनाते हैं। पहले ही कहा कि जो भी मुद्दे शरद पवार जी ने
कल अपने पत्र में प्रधानमंत्री जी को लिखकर भेजा था, उन मुद्दों पर प्रधानमंत्री जी ने और श्रीमती सोनिया गांधी जी ने उनसे चर्चा, कल रात को प्रधानमंत्री जी ने, आज सुबह सोनिया जी ने उनसे चर्चा की है। और ये मुद्दे सरकार और यूपीए के आगे के भावी रिश्तों के बारे में और किस तरह से हमने सरकार, इस देश के नागरिकों को एक अच्छी सरकार हमने प्रदान करना चाहिए, उसके दिशा में ये सारी बातें, और दोनों पक्षों के बीच में हमारे रिश्ते कैसे होने चाहिए, इन सारे मुद्दों के ऊपर आपको ये भी स्मरण होना चाहिए कि हम केवल महाराष्ट्र, दिल्ली में ही सरकार में नहीं है उनके साथ, कांग्रेस के साथ, हम महाराष्ट्र में भी उनके साथ सरकार में हैं। और ये सारी बातों का कहीं ना कहीं कांग्रेस और एनसीपी के रिश्तों में कई जो पहलू होते हैं, उसके बारे में भी हमारे कुछ मुद्दे हैं जिनको हमने वहां सामने रखने की कोशिश। तो देखा आपने प्रताप जी क्या कह रहे हैं, कुल मिलाकर अब जो रिश्तों की और बातों की बात आ रही है, जनता के हित की बात आ रही है 7.5 साल बाद, क्योंकि 5 साल यूपीए 1 में थे और अब 2.5-3 साल यूपीए 2 में हो चुका है। नेताओं का एक खासियत है आशीष, जब भी वो सार्वजनिक तौर पे बयान देते हैं तो जनता के हित की बात करते हैं, बड़े अच्छा फेस लाते हैं, लेकिन सबको पता है लड़ाई तो कुर्सी की है। सब जानते हैं कि शरद पवार को 2 नंबर की कुर्सी चाहिए थी, वो नहीं मिली, और बता रहे हैं कि हम जनहित के लिए लड़ रहे हैं। जनहित के लिए लड़ रहे हैं। हमारे साथ जुड़ चुके हैं दिल्ली से वरिष्ठ पत्रकार नवीन कुमार जी, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नवीन जी, यूपीए में कुल मिलाकर अब जो एनसीपी ने आज अपना एक खेल शुरू किया है, क्या देखते हैं ये खेल अब आगे कहां जाएगा? क्या एनसीपी के बाद और भी दल इसी तरह खड़े होंगे? लगता यही है कि जिस प्रकार से शरद पवार ने अपनी नाराजगी जाहिर की है, उसका एक ही कारण है, क्योंकि आने वाले 2014 के चुनाव को सभी डिजिटल पार्टियां देख रही हैं। ममता भी जानती हैं और शरद पवार भी जानते हैं कि यूपी के साथ रहते हुए 2014 की नैया पार नहीं लग सकती है जी। जिस प्रकार से महंगाई बढ़ी है, उसका नाराजगी यूपी के ऊपर है। अभी चूंकि शरद पवार कृषि मंत्री हैं, उनको लगता ये है कि अगर वो समय रहते हुए थोड़ा सा नाराजगी दिखाएंगे, कुछ अलग होंगे या अधिक महत्व मिलेगा, तो उससे वो अपने क्षेत्र में यानी महाराष्ट्र में जनता को समझाने में, कुछ हद तक समझाने में कामयाब होंगे। तो कुल मिलाकर जो 2014 का चुनाव का जो गणित है वो अब राष्ट्रपति चुनाव की इस पटाक्षेप के साथ ही शुरू हो गया है। अभी क्योंकि वो नजदीक है, 1 साल पहले से आदमी तैयारियां शुरू करता है चुनाव की, लगने लगा है, सरकार भी समझने लगी है। हालांकि शरद पवार यूपी छोड़ने वाले नहीं है, सरकार गिरने वाली भी नहीं है इसको लेकर के, न शरद पवार छोड़ेंगे न ममता बनर्जी छोड़ेंगी। हाँ, लेकिन ये हो सकता है कि अगर गांधी की मीटिंग के बाद जो बातें निकल करके सामने आई हैं, उसमें प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने शरद पवार को मनाने की कोशिश करी है, उनकी तारीफ करनी शुरू की है, कांग्रेस ने उनकी तारीफ करनी शुरू की है। उनको लगता है कि अगर शरद पवार अलग भी हो गए, अमेंडेड हो गए, वो उपराष्ट्रपति चुनाव में उन्होंने वोट नहीं दिया तो निश्चित तौर पर नवीन जी, एक बात और है कि क्योंकि शरद पवार ने शायद लगता है कि 2014 के चुनाव, जो कि महाराष्ट्र में भी, क्योंकि इसी दौरान विधानसभा के भी चुनाव होने वाले हैं, इन सबको देखते हुए अभी से कांग्रेस पे प्रेशर बनाना शुरू कर दिया है कि कांग्रेस को जितना प्रेशर बनाकर उससे गेन किया जा सके। शायद ये शरद पवार की अपनी राजनीतिक शैली है, जो लगातार इसी तरह की राजनीति करते आए हैं। नवीन जी क्या सुन पा रहे हैं आप हमको? लगता है नवीन जी से हमारा संपर्क प्रताप जी कट गया है। एक बड़ी बात जो नवीन जी ने यहाँ पर कही कि कुल मिलाकर वो एक कोशिश की जा रही है कि आगे के 14 के जो चुनाव हैं उसकी कुल मिलाकर एक रणनीति शरद पवार ने बना ली है कि आप विरोध कीजिए कांग्रेस का, महंगाई के लिए यूपीए 2 को जिम्मेदार बनाइए, जनता के पक्ष में खड़े होइए, जनता का समर्थन हासिल कीजिए। हाँ बिल्कुल, प्रफुल्ल पटेल की जो आज की बाइट है उससे साफ तौर पे जाहिर हो गया ना, हम जनता के हित के लिए लड़ना चाह रहे हैं, हमने जनता हित की बात की है, हम जनता के लिए मर जाएंगे, मिट जाएंगे, सब कुछ छोड़ देंगे, और एक दिन शायद हो सकता है इसी तनी में वो कुर्सी भी छोड़ दे और कहे कि हम तो आपके लिए छोड़ दी। लेकिन वास्तव में ये है कि शायद जैसा नवीन जी ने कहा बिल्कुल सही है कि तमाम तरह के संगठनों से घिरी ये यूपीए 2 अब दोबारा चुनाव में लड़कर वापस अपनी सत्ता को प्राप्त कर ले, ये एक बहुत मुश्किल नजर आ रहा है। और ये शरद पवार क्योंकि बहुत चतुर राजनेता हैं, इसलिए कहीं ना कहीं शरद पवार ने एक दाव खेला है, ये चर्चा हम करेंगे। फिलहाल आगे बढ़ने से पहले लेते हैं एक ब्रेक।